This conference will now be recorded. अद्य सोमवासर अथवा इन्दुवासरः चैत्र कृष्ण सप्तमी दिनांक 3 मई 2021 चरक सूत्र निदान स्थानाध्याय 1 संप्राप्ति विचार। शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्धिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सा संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषैः विद्यते। तर्हि सा संप्राप्तिः संख्यादिभिः भावैः अथवा विशेषैः विद्यते इति तात्पर्यार्थः। तर्हि सा विभिन्न प्रकार का संप्राप्तिः विद्यते। एवञ्च संप्राप्तेः ये अंशाः अस्माभिः अवश्यमेव ज्ञातव्याः भवन्ति ते सर्वेपि ज्ञातव्याः एव इत्येतद् विषये वक्तुमिच्छामि। संप्राप्ति विशेष पर बताने वाले थे आप जेंटलमैन। तो जैसे मैंने कहा कि रोग का निर्माण होना यही एक आरंभवादी है, यही एक विशेष है। और इसलिए केवल व्याधि जन्म ये भी मत काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है या फिर प्रचलन उसका भी है। आगे चलकर ये विशिष्ट व्याधि है ऐसा अगर कुछ ज्ञान हो जाएगा तो उसके मुताबिक उसकी संप्राप्ति कैसी होगी, उसके साध्यासाध्यता कैसी होगी वगैरह वगैरह, इस सभी के बारे में हमें गहराई में जाकर सोचना होता है। और इसलिए व्याधि का निर्माण एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो हर रोग की एक अलग अलग खासियत इस प्रकार की होती है और आखिर में ये सब दोष दूष्य इन्हीं का खेल है ऐसा ही। वास्तव में मैंने जैसे बताया था कि दोषों की परिणत अवस्था ही व्याधि इस प्रकार का है। और आरंभवाद अगर हम स्वीकार करते हैं तो कार्य रोग रूप कार्य ये दोष रूप कार्य से अलग इस प्रकार का।
फिर भी उसको समझने के लिए हमें फिर से उसी में जाना पड़ता है कि सत्कार्यवाद में जाना पड़ता है, यथा दृष्टि में दोषी में। लेकिन फिर भी व्याधि अलग इस प्रकार का होता है, और अगर हर व्याधि की संप्राप्ति अलग अलग इस प्रकार की है, दोष दुष्ट समर्चनावस्था अलग अलग इस प्रकार की है, तो उसको भली भांति समझ लेना ये बहुत आवश्यक होगा। तभी हम दोष दुष्ट समूर्छना भंग, ये जो चिकित्सा बताई जाती है उसको कैसे भंग करेंगे उसके बारे में सोच सकते हैं। तो खास करके वमन विरेचन वगैरह के योग जो रोग अधिकार में आते हैं, उसमें उस प्रकार के संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य रहता है। एक सवाल उठा था, मैं मणिपाल गया था और मेरा व्याख्यान आयोजित किया गया था वहां पे। तो पहले दिन मैं शाम को पहुंचा, तो शाम को टहलने के लिए निकले, एक वैद्य मेरे पास साथ में था, और वो मुझसे सवाल पूछता ही रहा इस प्रकार से। और उसका सब कहने का मतलब था वो स्नेहविधि अध्याय के बारे में वो आशंकाएं पूछ रहा था। मेरा अध्याय कंठस्थ था तो मेरे लिए दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर उसका एक कहना था कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्रंथ वगैरह ग्रंथों में बताए गए हैं, हाँ, उनका सही ढंग से इस्तेमाल कैसे कब करना है और किस काम के लिए करना है, ये उसका अहम मुद्दा था। तो मैंने कहा कि स्नेह एक बन जाता है, और बन जाने पर वो किस ढंग से हमें उसका प्रयोग करना है ग्रंथों में भी दिया होता है कि ये स्नेहपान के लिए करो, बस्ती के लिए करो, अभ्यंग के लिए करो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब स्नेहपान में शमन स्नेहपान करना है, शोधन स्नेहपूर्ण स्नेहपान करना है, ये भी एक बात अलग होती है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जब शोधन के लिए स्नेहपान कर रहे हैं तो बाकी हमारी दवाइयां जो है वो बंद करें, और कुछ बंद वैद्य बंद भी करते हैं। जो रेगुलर दवा, किसी को तमक श्वास की शिकायत है, हमारी दवा चालू है, अभी उसको वो मन देना। तो जब स्नेहपान वगैरह शुरू करते हैं तो दवाइयां बंद कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, दवाइयां बंद मत करो, क्योंकि आपके दवाइयों में वो ताकत है संप्राप्ति समूर्छना भंग करने की। जब समूर्छना भंग होगी और दोष अलग हो जाएंगे दूसरों से, तभी वो शाखाओं से निकल कर कोष्ठ में आ पाएंगे। और इसलिए आपकी जो दवा है वो साथ में रखो। तो लोग बोलते हैं कि दवा तो शमन करने वाली है, ये तो हम शोधन करने वाले हैं, तो ये कैसा माहौल होगा इस प्रकार से। तो स्नेहपान में भी शमन और शोधन ऐसे दो मुद्दे बताते हैं। यस्तने जीर्ण एवान्य स्नेहोच्च शुद्ध ये बहु। कल का रात का खाना पचन होने के बाद आज ये सुबह लेना है, लेकिन उस समय भूख नहीं होनी चाहिए, ये इसमें एक अहम है। शमनाक्ष दो तो नो मध्य मात्र शिष्य है, और शमन जो स्नेहपान देना है वो भूख लगने पर और मध्यम मात्रा में आनंद इस प्रकार का देना है। तो वही स्नेह अगर भूख लगने पर दिया तो शमन का कार्य करेगा, वही स्नेह भूख लगने से पहले केवल पूर्व आहार जीर्ण होने पर दिया तो वो शोधन के लिए काम करेगा। स्नेह वही है इस प्रकार से। पुष्टिनम स्नेहपानेन पूर्वम सर्वम उपाचरेत, इस सूत्र के मुताबिक जब कुष्ठ में स्नेहपान शुरू करते हैं, तो स्नेहपान शुरू करते ही अगर वात प्रधान कुष्ठ है तो अपने आप शांत होने लगता है, लक्षण निकल जाते हैं, कंडू कम हो जाती है, रुक्षता कम हो जाती है। कफ प्रधान है या कफवात प्रधान है तो शायद ये बात बनती है कि स्नेहपान करने से आगे फिर उत्क्लेश होगा और फिर वो मन करवाएंगे। लेकिन बेसिकली स्नेहपान शुरू करने से ही उसमें राहत मिलती लगती है, क्योंकि दोष वहां से छूटने लगते हैं, शाखाओं से छूटने लगते हैं। तो
हर रोग की एक अलग अलग संप्राप्ति इस प्रकार की है, और वो किस किस तरीके से बनी है ये अगर ध्यान में रहे तो उसका भंग कैसे करेंगे इसके बारे में सोचें। अभी जब हम 30वां अध्याय पढ़ रहे थे चरक चिकित्सा स्थान का स्तन्य दोष के बारे में पिछले बरस में, तो उसमें एक ये वचा प्रियंगवादी योग आया है कि जो वमन करवाने के लिए बताया गया है। तो फिर मैंने ये निश्चय कर लिया कि अगर डक्टल सेल कार्सिनोमा है जो लैक्टेटिंग डक्ट्स उसके संबंधित इस प्रकार का है, तो इस योग में इस संप्राप्ति को भंग करके दोष को छुड़ा के पोस्ट में ले आने का इस प्रकार का सामर्थ्य है। तो यही योग हम अल्प मात्रा में सूक्ष्म करके अगर प्रयोग करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर डक्टल कार्सिनोमा में इसका फायदा हो सकता है। तो उस विचार से मैंने यह आरंभ किया। अभी जितने भी डक्टल कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनमें सभी में मैं ये प्रयोग करता हूँ इस प्रकार से। उसी प्रकार से एक वचादि योग सहस्त्र योग में हमने पढ़ा था, तो उसका भी मैंने चूर्ण, ये एक्चुअली तेल था वहां पे, लेकिन चूर्ण बना के अभी वचादि योग करके कैंसर पेशेंट्स में प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि संप्राप्ति जिस प्रकार की होगी उसके मुताबिक अगर आपको कुछ सुझाव इस प्रकार का मिलता है, अम्ल पित्ते तो मनम पटोलारिष्ट वारिणा ये जो बताते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पटोला और निम्ब इनमें अम्ल पित्त के दोष दुष्ट संरचना को भंग करने का सामर्थ्य है। अब शायद ये भी बात हो सकती है कि पटोला और निम्ब इतना ही कॉम्बिनेशन अम्ल पित्त में देवे और दोष को अलग करे, ये भी पॉसिबल है। शोधन के लिए जाए न जाए अलग इस प्रकार का मुद्दा रहेगा, लेकिन दोष दोष समूर्छना भंग करने के लिए भी इसका फायदा इस प्रकार से होता है। तो दोष दोष समूर्छना ये एक अलग चीज है, और वही समझना रोग समझना के बराबर है, क्योंकि वो निर्भर है कारणों पर। जैसे कि मैंने बताया था संप्राप्ति लक्षण संबंध ये केस शर्मा का एक पीड़ित का थीसिस रहा पुराने जमाने में, और उनका ये कहना था कि संप्राप्ति में जिस प्रकार से दोष दूष्य हिस्सा ले रहे हैं उसके आधार पर जो लक्षण निर्माण होते हैं वो उस संप्राप्ति के आधार पर निर्माण। तो उन्होंने संप्राप्ति लक्षण संबंध इस प्रकार की बात बताई। अब यहाँ पे यशस्वी जोशी ने जो थीसिस का काम किया पीएचडी के लिए, वो मेरे मार्गदर्शन में हुआ था, और उसमें हमने कारण से लेकर लक्षणों तक देखने का प्रयास किया था। अम्ल पित्त और तमक श्वास ये दोनों विकार हमने लिए थे। और अम्ल पित्त में अगर अम्ल गुणात्मक सेवन ज्यादा है तो लक्षणों में अम्लोदृक्त पित्त ज्यादा दिखता है, खट्टापन ज्यादा आता है, खट्टा मुंह होना, अम्लास्यता ये भी लक्षण होता है, अम्ल उद्गार ये भी लक्षण होता है। और उसी में अगर कटुरस का प्राधान्य इस प्रकार का है तो दाह ये लक्षण ज्यादा दिखता है, उसमें अम्लत्व नहीं है। तो जिस प्रकार का कारण है उस कारण के अनुसार बीच में संप्राप्ति होकर लक्षणों का निर्माण होता रहता है। तो कारणों के जरिए हम लक्षणों के बारे में जान सकते हैं। ये एक उसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का था। और अगर हम ये समझते हैं कि लक्षण वास्तव में व्याधि ही है, तो जैसे हर व्याधि की संप्राप्ति अलग होती है उसी प्रकार से हर लक्षण की संप्राप्ति अलग होती है। सभी रुग्णों में सभी प्रकार से लक्षण निर्माण होंगे ऐसा भी नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण रहेंगे वो होंगे, कुछ गौण इस प्रकार के रहेंगे और कुछ नहीं भी रहेंगे, ये सभी पॉसिबिलिटीज है। तो विशिष्ट लक्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में सोचना ये जरूर इस प्रकार का रहेगा, और वो उसके जो उत्पादक हेतु है उसके ऊपर निर्भर रहेंगे।
तो जिस प्रकार से कारण हो रहे हैं, कारणों का संयोग मिलाप इस प्रकार का हो रहा है, उसके आधार पर दोष दूषक किस प्रकार से बिगड़ेंगे और फिर विशिष्ट संप्राप्ति होकर विशिष्ट रोग का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हाँ, अगर भली भांति हम इस संप्राप्ति को समझते हैं तो उसको रिवर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये जब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात चली और ये पूरे तरीके से अभी जो किया जाता है, जो अगली फसल होगी वो अबीज निर्बीज इस प्रकार की हो जाएगी, जिसमें तो बीज उगेगा लेकिन उसको बोएंगे तो कोई फसल नहीं आएगी। तो हर बरस किसान को सीड कंपनी से ही सीड खरीदना है, बीज खरीदना है। ये जो चाल सीड कंपनीज ने खेली है उसका स्पष्ट निर्देश ये है कि हमारे उस प्लांट के शुक्र धातु पर असर हो रहा है, उसको उसका हनन कर रहे हैं शुक्र धातु का। और फिर उसका अगर हनन हो गया तो हमारे शरीर में शुक्र का क्या है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहता है। और इसलिए कैंसर की संप्राप्ति में शुक्र शोधन गण ये जो बात है उसका प्रयोग करते रहना जरूरी है, ये मैंने सोच लिया और उसका प्रचलन ला। तो उसी तरीके से जो कोई खास बात हो संप्राप्ति के बारे में उसके बारे में अच्छे तरीके से सोचना है। हर विकार के बारे में और उस संप्राप्ति को भंग कैसे करेंगे ये अगर हम भली भांति सोचेंगे तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अभी जो ग्रंथोक्त व्याधियां हैं उनमें ज्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है। अगर हमारा निदान पक्का है कि यही व्याधि है तो उसके लिए जो चिकित्सा सूत्र आए हैं उनका प्रयोग करते रहो। जैसे कि ज्वर में लंघनम स्वेदन कालो यवाग्मस्तित्व को रसहा, ये पाचनानि अवयुक्तमानां दोषाणां तो ज्वरे इस प्रकार से। तो दोषों के पाचन के लिए अविपक्व इस प्रकार के दोषों के पाचन के लिए ये फायदेमंद इस प्रकार के होते हैं। और शुरू में ही आमाशयस्थ अथवा सामो मार्गान पिता ये विदधाति ज्वरम दोषस तस्मात् पूर्वित लंघन, ये जो उसकी कार्य कारण मीमांसा कि साम दोष है, अग्नि का हनन इस प्रकार का हुआ है, सोतरोग है इस प्रकार से, और आमाशयस्थ इस प्रकार का दोष है इसलिए लंघन करना ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का उस संप्राप्ति को भंग करने के। तो ये हमारा निदान वैसा ही रहेगा, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल कोविड-19 के सिचुएशन में अगर ज्वर ये प्रधान लक्षण इस प्रकार का है तो इसमें संप्राप्ति में और क्या अंतर आता है और क्या बदलाव आता है, इस सभी के बारे में सोचना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अब इंटीग्रेटेड विचार में लोग बह जाते हैं, अरे ये वायरस है और वायरस के जरिए निर्माण हुआ है तो एंटीवायरल कुछ होना चाहिए, फिर एंटीवायरस वायरल ड्रग्स ढूंढते हैं और आईसीएमआर या आयुष भी उसी को मान्यता देते हैं। इसलिए जो जांबुजवीर ये दवा या फिर कोरिच ये ऋषिकेश सांगणेकर की दवा ये प्रचलन में आया है क्योंकि ये एंटीवायरल प्रूवन इस प्रकार के हैं। तो अगर ये वायरल डिसीज है तो उसके लिए एंटीवायरल चाहिए। अगर बैक्टीरियल डिसीज है चाहे टीबी हो या चाहे टाइफाइड वगैरह इस प्रकार के कुछ हो तो उसके लिए उसके ड्रग्स जो एंटीबैक्टीरियल काम करने वाले इस प्रकार के हैं वो चाहिए। ये जैसा एलोपैथी में अभी बताया जाता है उसी तरीके से हमारे हिसाब में अगर उसका कुछ आयुर्वेदीय निदान होता है कि गहवात ज्वर है इस प्रकार का
तो ठीक है, हमारे लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ग्रंथों में से नागरम पौष्करम दूधम दुरुचिकन कारिका वगैरह इस प्रकार के योग हो या दूसरे इसी के प्रकार के योग हो, उनका प्रयोग करो, उसमें सफलता मिले। अब इस प्रकार का ज्वर और आगे इसमें जो ब्लड फाइब्रोसिस या ब्लड क्लॉट्स होना वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो चीजें हैं, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, उसके बारे में कैसे करेंगे। तो इसकी ये जो अलग अलग विशेषता इस प्रकार की रहेगी, तो इसका मतलब साफ है कि इसको अलग ढांचे से, अलग तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल एंटीवायरल की खोज में पूरा समाज इस प्रकार का है, एंटीवायरल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसमें जो एंटीवायरस उपयुक्त होगा वो HIV में उपयुक्त होगा, वो विसर्प में उपयुक्त होगा, इसके बारे में संदेह है। क्योंकि ये वायरस भी अलग अलग इस प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार से जब व्याधि संकर ऐसी अवस्था है आइदर, या कुछ अलग ही निदान है, अलग ही व्याधि है इस प्रकार से, तो उसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये मुश्किल मामला होता है। कोविड-19 के बारे में किस प्रकार से सोचेंगे, इसके बारे में काफी बहस पहले भी हुई थी, पिछले वर्ष भी हुई थी। तो ये संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग के हिसाब से देखना चाहिए। ये इस प्रकार से कुछ सूक्ष्म जंतुओं द्वारा हो रहा है, तो कृमि उसका निदान हो सकता है और उसके लिए कुछ कृमि चिकित्सा देनी चाहिए। इसमें रक्त दूष्य होता है तो रक्त के बारे में सोचना है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से बहस इसके बारे में की है। अब ये म्यूटेटेड हो गया वायरस, तो उसका नतीजा क्या होगा, ये भी अलग सोचने का तरीका इस प्रकार का है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये भी एक बात होती है। और प्रदूषण है, तो ये जो विमान तीसरे अध्याय में जनपदोद्भव से ये बताया गया है, उसके बारे में भी सोचना है। फिर वहां पे पंचकर्म और रसायन चिकित्सा बताई गई है, तो वो भी करनी है। तो बहुत सारे तरीके से लोग उसको देखने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर एक निश्चय कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में निश्चय कैसे करेंगे, इसमें संदेह है इस प्रकार का रहेगा। तो ये सारे संप्राप्ति के विशेष अंश इस प्रकार के हैं। सैव कुपितो दोष समुत्थान विशेषता स्थानांतरण प्रत्यधिकरण, ये तो बात बताएगी, वही दोष है कारण विशेष के अनुसार। तो कारण बदल गए, जैसे मैंने अभी से कहा किया, हाइब्रिडाइजेशन ये कारण नया उभर आया, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ये नया कारण उभर आया सरकार। जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई, ये नया कारण इस प्रकार का आया। तो इन सभी कारणों से समुत्थान विशेष, कारण विशेष से स्थानांतर दूसरे कुछ स्थान में अगर दोष निकल जाता है, विकारात होते तो बहुत सारे लोगों का वो निर्माण इस प्रकार से करता है। प्राप्ती तयार होण्यासाठी स्थानात जाणं ही गरजेचं आहे, म्हणजे पुन्हा आणि पर्यंत लक्षणापर्यंत लक्षणे नेमकी व्याधी झाल्याची का संप्राप्ती नाही झालेली अजून पूर्ण, असं करायचं काय? नहीं, लक्षणीय एंटिटी संप्राप्त पूरी होकर व्याधि निर्माण होने की बात भी होती है, लेकिन हर लक्षण भी एक व्याधि है, उसकी भी अलग संप्राप्ति। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज किस प्रकार का है, अभी कोविड-19 में भी देखेंगे। तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना ये आम इस प्रकार का है, बुखार उतरता नहीं है, प्रोसिन वगैरह देते रहते हैं, ये एक दूसरा दिखाई देता है। CRP काफी बढ़ा है, IL-6 बढ़ा है, या फिर
HRC टेस्ट का स्कोर बहुत ज्यादा हाई है वगैरह वगैरह, सभी बातें इस प्रकार की अभी दिख रही है। और फिर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रही, फिर लंग फाइब्रोसिस हो गया वगैरह, न्यूमोनिक जैसा पैच दिखने लगा, ये सभी दिखाई देता है। तो इस हर लक्षण का एक अलग अलग रूप है, उसको अलग अलग तरीके से समझना है, और फिर उसको भंग अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो एक मूल रोग का अधिकार वो तो चालू रखना ही है, और लक्षण के मुताबिक क्या क्या चिकित्सा देनी है ये तो दादा आपण तर परवा कसं म्हटलं की रॉंग हे लक्षण निर्माण झालं, मग त्याच्यामध्ये फक्त निर्माण झालं म्हणतात लहान आला वगैरे ही एंटिटी पुढे नाही हाईट म्हणजे आवाकडे जाणार नाही, असं कधी पक्क करायचं म्हणजे संप्राप्ती घडणारच आहे। आणि आता इथे नाही संप्राप्ती घडणार लक्षण त्यावरच दाखवणार आहे, हे कधी ठरवायचं असं काही। इसलिए अगर निदान हमारा भ्रम इतना ही है तो अभी रुद्रोग निदान है या भ्रम निदान है, ये सबसे अहम है। रुद्रोग में भी इस प्रकार का पसीना पसीना हो जाता है, और अगर ऑस्कल्ट किया गया या फिर ECG करवाया तो फिर पता लगता है कि हाँ ये रुद्रोग है, तो अधिकरण ही चेंज हो गया, भ्रम ये लक्षण था और रुद्रोग मूल था इस प्रकार से। लेकिन हृदय संबद्ध कुछ भी नहीं है और फिर भ्रम है इस प्रकार। तो रजक पित्ता नीलाद भ्रम, सिर्फ भ्रम ही व्याधि हो सकता है, और वो पित्त के कारण है, वात पित्त के कारण है, या रजो दोष के कारण है, ये समझकर उसके अगर भलीभांति चिकित्सा करेंगे तो हो सकता है। अब इतना ज्यादा श्वेत प्रवर्तन होना ये व्यान वायु से भी संबद्ध इस प्रकार का रहेगा, और उसका रोल क्या है ये समझना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे सामने मरीज आया है उसको हम जानते हैं, ज्यादातर लक्षणों से ही जानते हैं। लक्षण ही खुद व्याधि हो सकता है कि अंग संताप वरेणाविषता भूतम नहीं किंचिन्न तथ्यते, यही ज्वर का लक्षण इस प्रकार का माना जाता है, और वही रोग भी है। लेकिन अंगमर्द है, शिरशूल है वगैरह सभी जो लक्षण है वो लक्षण ही रहेंगे। जिस प्रकार से दो रोग निर्माण हुआ है, ज्वर निर्माण हुआ है, उसके आधार पर ये लक्षण के तरीके से आणि म्हणजे लक्षण ही संप्राप्ती करणं ते किती थोड्या वेळात येऊ शकतं, की बराच काळ घालू शकतं असं नाही, संप्राप्ती घडली आहे हे कधी समजायचं। वही मैं बात कर रहा हूँ कि रोग क्या है और लक्षण क्या है, ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। सामने मरीज जो लेके आता है वो लक्षणों को लेके आता है, उसमें से कुछ लक्षण बीमारी हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। हृदय में बहुत द्रव श्रवण वापिस आ रहा है तो बार बार गाना पड़ना ये लक्षण होगा, लेकिन ये व्याधि भी है, अतिसरण यही व्याधि है, अतिसार यही व्याधि है इस प्रकार से। टेम्परेचर बढ़ जाना यही ज्वर है, और उसके साथ में अंगवर्ध है, शिरशूल है, तो ये लक्षण ही है इस प्रकार से। और इस लक्षण की अलग अलग संप्राप्ति होती है, उस संप्राप्ति को भंग करने की अलग अलग चिकित्सा है। बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिताम, ये जो बताते हैं कि बस्ती पार्श्व शिरशूल ये लक्षण ज्वर में है, तो व्याघ्री गोक्षर साधिता पेया इस प्रकार से उसमें देनी है। तो ये ज्वर की संप्राप्ति का भी भंग करता है, और विशिष्ट लक्षण के संप्राप्ति का भी भंग करता है। एलोपैथी में संप्राप्ति को भंग करने वाली दवा अलग है और लाक्षणिक चिकित्सा वाली दवा अलग है। आर्थराइटिस मेरा निदान है और शूल ज्यादा है, मैं शूल के लिए दवा दे देता हूँ, एनाल्जेसिक दे देता हूँ, आर्थराइटिस के लिए कुछ भी नहीं करता।
मुझे सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दवा है, एक दवा लेने पर ही काम हो गया, या फिर आगे जाकर स्टेरॉइड ले लिया, उससे भी अच्छा काम हो गया। लेकिन ये मूल रोग को दूर करने वाली है ही नहीं, मूल रोग के बारे में कुछ सुझाव है ही नहीं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में अगर लक्षणों की चिकित्सा भी होती है तो भी वो मूल अधिकार से बनी जुड़ी इस प्रकार से रहती है। तो वो अधिकार के जो विकार है उसके लिए वो काम करेगा ही, और खास करके उस लक्षणों के लिए काम करेगा। अब कई मरीज ब्लैडर कैंसर के मरीज आते हैं, लक्षण होता है मूत्रपुच्र और सरक्त मूत्र इस प्रकार का, और उसके सब टुकड़े टुकड़े गिरते हैं। अभी ये खून निकल रहा है, और इसको देखकर क्या हम रक्तपित्त के बारे में सोच सकते हैं, जो मूत्र मार्ग प्रवृत्त रक्तपित्त इस प्रकार का हो, सोच सकते हैं। उसके लिए जो शतावरी और कोक्षु ये बताया गया है, चतुष्पर्णी न्याय है, नहीं तो शतावरी कोक्षु इस प्रकार का योग आया है। तो वो योग देखकर फायदा हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उससे कैंसर की संप्राप्ति भंग होगी ही ऐसा नहीं है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं कि एक तरीके से कैंसर संप्राप्ति भंग करने के लिए जो भी उपाय है, चाहे हीरक भस्म हो, चाहे धातुपाचक हो, और चाहे शुक्र शोधन कण की दवाइयां हो, वो सभी देंगे, और उसके साथ में इस पर्टिकुलर सिम्टम को कम करने के लिए, उसकी संप्राप्ति को भंग करने के लिए शतावरी कोक्षु ये भी दे देंगे। पण संप्राप्तीच्या उदाहरणामध्ये म्हणजे असे आले का काही गोष्टी शीघ्र संप्राप्तीच करतात, काही या मंद संप्राप्ती चालू असते, असं काही आहे का? वायु के अधीन है, अगर वायु प्रधान है तो शीघ्र संप्राप्ति कर सकता है। तो पित्त अगर है, पित्त भी थोड़ा शीघ्रता से कुछ कर सकता है, कफ वैसे मंद इस प्रकार का है। दोष दुष्ट समूर्छना को कितना समय लगता है, और दरमियान भी कोई लक्षण उपस्थित होते हैं, या फिर पूरी तरह समूर्छना होने के बाद ही लक्षण मिलते हैं, ये मुश्किल है। अगर हम इस प्रकार से कहते हैं कि दोष दुष्ट समूर्छना अवस्था विशेष हो, ज्वरादि रूप हो, व्याधि प्रकार से, तो पूरी संप्राप्ति होकर रोग निर्माण होने के बाद ही लक्षण इस प्रकार के मिलेंगे। स्थान संशयन कृतः भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंग पूर्वरूपम तदुच्यते। तो स्थान संशय तक जो अवस्था है, संचयन चक्र प्रसरम स्थान संशय, ये जो चार अवस्था है, ये दोषों की अवस्था, उसमें लक्षण निर्माण होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उस समय में दोष व्यापार इतना ही हो रहा है, और एक्चुअली स्थान संश्रय के बाद दोष दुष्ट समूर्छना बन के व्याधि निर्माण होता है। तो ये पूर्व रूप अवस्था कही गई है, भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यल्लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। तो एक विशिष्ट व्याधि जन्म लेने वाला है, इसका पता तो चलता है इसमें पूर्व रूप अवस्था में, लेकिन फिर भी लक्षण जो है वो दोषों ने बनाए इस प्रकार के लक्षण, तो वहां दोषाधिकार इस प्रकार का चलता रहता है। जरी घेतलेला असलं तरी त्या दोषाधिकापर्यंत कंट्रोल करता येऊ शकेल, पुढे तो जाणार उसमें रोग की चिकित्सा नहीं होनी है वास्तव में, लेकिन अगर विशिष्ट पूर्व रूप दिख रहे हैं, ये विशिष्ट व्याधि निर्माण हो रहा है, तो उस व्याधि के सूत्र में पूर्व रूप के लिए जो चिकित्सा बताई गई है वो कर सकते हैं। अगर विशिष्ट व्याधि का पूर्व रूप नहीं है तो दोष किस प्रकार से है, उन्हीं को देखकर उसकी चिकित्सा कर सकते म्हणजे असं पुष्कळचं उदाहरण देऊ सांगावं, हैं। पूर्वरूपाची लक्षणं मला दिसतायत, स्थानी पकडलंय, व्याधी पुढे जात नाही तर त्या स्थानापर्यंत लटकलेलं आहे, ज्याचा मी अनुभव आहे, तर तिथे काय म्हणजे
अगर व्याधि निर्माण हुआ है तो निर्माण हुआ है ऐसा ही कहना है, निर्माण नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है ऐसा अगर लगता है तो फिर उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। ये कुष्ठ निर्माण हो रहा है तो उसके लिए क्या कैसे करेंगे इस प्रकार से। मूत्रदाह लक्षण से रक्त पित्त का विचार करें, लेकिन उसमें भी ऐसा है उष्णवात करके एक विकार है मूत्र पुरुष अधिकार में, और उसमें दाह इस प्रकार का लक्षण है। तो हमारी दृष्टि से अगर कुछ डायग्नोसिस हो पाता है इस प्रकार से तो उस डायग्नोसिस के बारे में सोचना है कौन सा लक्षण इंडिपेंडेंट रोग है और कौन सा लक्षण किसी और व्याधि का लक्षण है। इस बारे में कई बार गफलत रहती हुई तब क्या करें। पहली बार जब रुग्ण आता है तब स्पेसिफिकली ये बताना मुश्किल ही है, ये हर वैद्य का अपना अपना जजमेंट है। जिस प्रकार से आपने पढ़ाई की हो, जिस वैद्य से पढ़ा हो सीखा हो इस प्रकार से, तो सामने आए वाले मरीज में रोग कौन सा है और लक्षण उसके कौन से हैं इसके बारे में पता करना। वैसे रोग का ज्ञान निदान पंचक से इस प्रकार का होगा और उस व्याधि में अगर वो लक्षण दिया गया है ग्रंथों में चिकित्सा स्थान में, ये अभी एक अलग माहौल है कि निदान में कुछ लक्षण आते हैं उनका उपयोग निदान करने के लिए है और चिकित्सा में जो लक्षण आते हैं उनका उपयोग चिकित्सा करने के लिए। हमने त्रिस्कंद कोश बनाते समय निदान स्थानों के लक्षणों का निदान में प्रयोग किया था निदान पंचक की हैसियत से और डायग्नोसिस के लिए प्रयोग किया था। चिकित्सा में जो लक्षण आए हैं उनका केवल चिकित्सा से हिसाब से प्रयोग किया था और उसका स्थान जो दिया था वो चिकित्सा स्थान में दिया था, लक्षण कोश में उसको स्थान नहीं। अभी प्रातिपदिक कोश में मैंने उसको लक्षण कोश में भी स्थान दिया है। सिर्फ ये बात है कि ये लक्षण चिकित्सा स्थान में निर्दिष्ट है और इन औषधियों का प्रयोग करने के लिए लक्षण समुच्चय तो इन औषधियों का प्रयोग करो इस प्रकार से बताया गया। अब दोनों लक्षण सामने आएंगे, निदान स्थान से भी लक्षण सामने आएंगे और चिकित्सा स्थान के संबंध में भी लक्षण सामने आएंगे। चिकित्सा स्थान के संबंध के लक्षण संबद्ध लक्षणों से जुड़े औषधि योग भी होंगे, इसमें औषधि योग नहीं है। इसमें अगर ये वात ज्वर का लक्षण है पित्त ज्वर का लक्षण है तो वात ज्वर की चिकित्सा क्या है पित्त ज्वर की चिकित्सा क्या है ये तो बता निदान। लेकिन चिकित्सा में इस प्रकार के जो योग आएंगे जिनमें विशिष्ट औषधियों के प्रयोग बताए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि चिकित्सा स्थान से निदान उपगृहित करना चाहिए कि ये लक्षण चिकित्सा स्थान में इस व्याधि में दिए गए हैं तो उसकी संप्राप्ति का एक हिस्सा इस प्रकार के है कि ये जो इन लक्षणों को निर्माण करता है और उसके लिए चिकित्सा बताएगी। उदाहरण नहीं वस्तु पार्श्व सांगता ये उदाहरण अच्छा है। अस्वेदन निद्र तृष्णार्थ मलक नागर ये भी उदाहरण है। तो बस्ती पार्श्व शिरशूल ये लक्षण निदान में कहीं आया नहीं है, डायरेक्ट चिकित्सा में आया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये लक्षण भी निर्माण होता है ज्वर में, किस प्रकार की संप्राप्ति से होता है ये देखना पड़ेगा। उसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं है किस प्रकार से संप्राप्ति होती है और ये लक्षण निर्माण होता है उसके बारे में। तो चिकित्सा स्थान के आधार पर ये संप्राप्ति कैसी होती होगी ऐसा सोचना पड़ेगा और उसका निदान का उपब्रूहण इस प्रकार से करना चाहिए।
उसी प्रकार से किसी भी रोग की चिकित्सा एक मुद्दा रहेगी, क्या उसके बारे में क्या सूत्र है ये देखना पड़ेगा। और फिर उसकी ट्रीटमेंट करते समय अगर निर्णय बहुत सारे विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं इस प्रकार से, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये किस प्रकार के लक्षण निर्माण हो रहे हैं उस व्याधि की चिकित्सा करते समय या उस व्याधि से जुड़े, और उनकी संप्राप्ति किस प्रकार से होगी, कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ, इससे मुख्य व्याधि का है क्या है और लक्षण क्या है ऐसा सोच सकते हैं। फिर भी प्रत्यात्मनियत लक्षण अगर है तो व्याधि के बारे में पता लगाना ज्यादा अच्छा होता है। स्वेदावरोध संपात सर्वांग ग्रहण तथा युगतेतर रोगे से ज्वर दृश्यते, ये तीनों लक्षण साथ में है तो निश्चित कर सकते हैं कि ये अमुक विकार है। तो हमने क्या किया था, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में उसको वेटेज दिया था। जो प्रत्यात्म लक्षण है, बाकी लक्षण ऐड होते जाएंगे तो उनको एक एक गुण मिलेगा, लेकिन प्रत्यात्म लक्षण है तो 5 गुण मिलेंगे। तो ये उभर आएगा, ऊपर आएगा इस प्रकार से। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, ये एक बात अहम इस प्रकार की रहेगी। और फिर उस व्याधि का निदान करने के लिए उसका वेटेज बढ़ाएंगे, ऐसा किया है। अभी प्रयोगापरिशुद्धत्वात्, प्रयोग अपरिशुद्ध होने के कारण एवं उच्च प्रमाणानां दृश्यन्ति व्याधि संकरा, कि कश्चित् रोगस्य हेतु भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्य हेतुत्वं कुरुते पीछे। कोई रोग दूसरे रोग का कारण होकर शांत हो जाता है और दूसरा शांत नहीं होता। एवं कृच्छतमानुनाम दृश्यन्ति व्याधि संकरा, इस प्रकार से कृच्छतम इस प्रकार के व्याधि संकर निर्माण होते रहते हैं। कोविड-19 मध्ये कासश्वासाचे आयुर्वेदिक औषध दिल्यास सर्व लक्षणे कमी होतात, त्यावर कसा विचार करा। अगर हमारा निदान कास या श्वास की है तो उससे ये हो जाएगा कि लक्षण कम हो जाएंगे या फिर आराम मिलेगा रोगी को इस प्रकार से। लेकिन हमारा निदान विभिन्न विभिन्न तरीके का हो सकता है। अभी ये जो कोविड-19 में कॉम्प्लिकेशंस आ रही है वह एलोपैथिक के ड्रग से आ रही है। जैसे डायबिटीज की कोई दवा चल रही है इस प्रकार से, और फिर उसके लिए रेटिनोपैथी हो गई, नेफ्रोपैथी हो गई, दवा तो चल रही है। तो दवा क्या काम कर रही है, दवा सिर्फ शुगर लेवल कंट्रोल इस प्रकार की कर रही है, और वास्तव में डायबिटीज पर काम हो नहीं रहा। मूल रोग जो है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो ये उपद्रव जो निर्माण हो गया, रेटिनोपैथी हो गई या नेफ्रोपैथी इस प्रकार की हो गई, वो व्याधि संकर जैसा हो जाएगा। ठीक है, मूल रोग भी मिटा नहीं है, नया रोग इसके साथ में उभरा है, तो व्याधि संकर हो गया है। और ये प्रयोग अपरिशुद्धत्व, ये उसका कारण है कि योग्य चिकित्सा न होने के कारण इस प्रकार का हो रहा है। अभी के स्थिति में एंटीवायरल दे रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल इस प्रकार का एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, या फिर स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। हाँ, तो इन सभी से काफी इस प्रकार की मुश्किलें होती रहेगी, नए नए विकार निर्माण होते रहेंगे। अब ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा इसलिए एस्पिरिन देना शुरू कर। हाँ, अब उसके जाकर उससे अगर ब्लीडिंग हो जाएगा तो उसके लिए और कुछ दे देंगे, हिपेरिन दे देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, हिपेरिन देते हैं इस प्रकार से। तो केवल सिम्टम्स को देख के ट्रीटमेंट बदली जाती है, मूल रूप से इसकी ट्रीटमेंट क्या है ये सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो मूल रोग भी मिटता नहीं, उसका उपद्रव भी साथ में चालू होता है, और फिर दोनों की ट्रीटमेंट करनी है, ऐसा हमारे सामने सवाल होता है, और कैसे करेंगे।
और फिर कंडीशन अगर बिगड़ती जाए, अवस्था विकट इस प्रकार की होती जाए, तो कैसे विचार करें? तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमारा निदान क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, निदान पंचक के आधार पर अवस्था को समझ लेना जरूरी है। और शायद इस प्रकार का विचार करना पड़ेगा कि 2-3 रोगों का इकट्ठा इलाज करना है। तो जिन औषधियों के फलश्रुति में ये सभी रोग हैं, उनकी चिकित्सा अगर करेंगे, उन रोगों की चिकित्सा करेंगे, उन रोगों को प्रयोग करेंगे, तो एक बात बन सकती है कि सभी रोग या सभी लक्षण इसमें कवर हो जाएंगे। What we can do to prevent lung fibrosis, and if it is progressing, as they don't allow to interfere initially. तो हमारे हिसाब में फाइब्रोसिस क्यों हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि ये उरक्षत हो रहा है पहले, जो ब्लीडिंग इस प्रकार का बताते हैं, और फिर उसमें क्लॉटिंग की प्रक्रिया हो रही है और फुफ्फुस का काम कम हो रहा है। तो उसको हील करने के लिए, ये जो व्रण हुआ है अंदर, उसको हील करने के लिए फाइब्रोसिस होगा। तो मूल रूप से उरक्षत की चिकित्सा होनी चाहिए, चाहे अमृत पराशी व्रत जैसा हो या लाक्षा इस प्रकार की। और फिर फाइब्रोसिस का संबंध मेदो धातु से इस प्रकार का है, और स्नेहन स्वेदन, लेकिन स्वेदन भी देख के ही करना चाहिए कि कब कितना करना है नहीं करना है वगैरह इस प्रकार से। और अगर ग्रथित रक्त इस प्रकार का है तो पारावत शकृत या कमल नालजक क्षार जो ग्रंथों में बताया गया है उसका प्रयोग करेंगे। तो इन सभी के बारे में मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास मरीज है इस प्रकार के जो कोविड-19 के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सीरियस है, आईसीयू में है, या फिर अलग है, लेकिन अस्पताल, एलोपैथिक अस्पताल में है वगैरह इस प्रकार से। चिकित्सा करताना भूतरोग्या लक्षण बलवान असल्यास प्रथम त्याची चिकित्सा करावी, नंतर व्याधीची चिकित्सा करावी। ये बलवान है तो तेषां प्रधान प्रशमः, ये प्रायः है। तो मूल रोग की चिकित्सा करने से उसका उपशम हो जाएगा। अगर कोविड-19 को हम भली भांति ट्रीट करते हैं तो शायद उसके उपद्रव नहीं होंगे। और एलोपैथी की जो दवाई दी जा रही है वही साइड इफेक्ट्स दिखा रही है। स्टेरॉइड देते हैं तो डायबिटीज शुरू हो जाता है, फिर डायबिटीज की दवा देते हैं, ये इस प्रकार का होता रहता है। वोमन दे सकते हैं, दिया भी है लोगों ने, और लेकिन कंडीशन भली भांति हमें समझ में आनी चाहिए, और वो मनार्ह रुग्ण है तो ही देना। तो हमें अपने तरीके से सोचना है और किस प्रकार की संप्राप्ति है। तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनैः पंचकर्माणि कुर्मीत मात्रा काढो विचार, दूसरे अध्याय में सूत्र है। तो उपस्थित दोषत्व सरुल्लास प्रसेकार्ति श्वासकाश विसूचिके वगैरह जो बताया गया है, उल्लास लक्षण है तो वो मन दे सकते हैं, सिर्फ बल देखना है। तो रोगी वो मनार्ह होना चाहिए, तभी वो मन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सोच जरूर सकते हैं और भली भांति उसका प्रयोग कर पण सकते हैं। याचा अर्थ काय, विसर्गामध्ये जे दोषदुष्टसंमोचनानंतर व्याधीला नाहीये, पण लगेचच म्हणजे स्नेहन नको असं सांगितल्यामुळे ते इमिडिएट सांगितलेलं आहे, नियंत्रण गरजेचं आहे म्हणून नाही सांगितलेलं। नहीं, स्नेहन निषिद्ध है। अभाव्य विसर्गेषु रूक्षण लंघनम, लंघन रूक्षणम, तो रूक्षण ही देना है, रूक्षण नहीं देना है, और वमन बताया है तो बगैर स्नेहपान करके वमन देना है तात्काल।
तो लोगों ने दिए है, मैंने भी दिए है इस प्रकार से पण आत्यंतिक बुद्धी आहे तर तिथेही हे करायची गरज आहे का स्नेहपान आणि तिथेही नहीं, जर उपस्थित दोषत्व असेल, उल्लास वगैरह लक्षण असेल तर काही गरजच नहीं है. अगर दोष स्वयं प्रवृत्त है, बाहर जाने के लिए इच्छुक है, तो ये सब करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर दोष उत्कृष्ट नहीं है तो उसका उत्क्लेश करा के फिर वमन वगैरह करना, कुष्ठ वगैरह जैसे विकार हो गए, हाँ, उसका उत्क्लेश करके फिर वमन करना, ये जरूरी इस प्रकार का. तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि संप्राप्ति एक अहम मुद्दा है. किसी भी व्याधि के लिए, पुराना वाला व्याधि हो या नया इस प्रकार का व्याधि हो, और फिर उसको ध्यान में रखते हुए संप्राप्ति भंग कैसे करेंगे, और हर लक्षण की एक अलग संप्राप्ति होती है, उसका भी भंग कैसे करेंगे, अगर ग्रंथों में दिया है उस प्रकार से अगर करना है तो भी ठीक रहेगा. वस्तुपार्श्व शिव व्याघ्री गोक्षर साधिका उरक्षता अवाम्य है. अगर उरक्षत है तो नहीं देना है, बराबर अवाम्य. लेकिन शुरू की अवस्था में जब कफ प्रधान इस प्रकार की अवस्था हो तो उसमें वमन दे सकते हैं, आगे चलकर नहीं देना है, ये अलग बात इस प्रकार. लेकिन एलोपैथी में सर्वांगीण दृष्टि से विचार है ही नहीं, ये एक सबसे अहम का मुद्दा. अभी फिलहाल एक पेशेंट वर्धा में था और ऑक्सीजन लेवल कम हो रही थी, तो क्या क्या दवाइयां देनी है, शुरू में बुखार भी था तो दी थी शुरू में दवाइयां, फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ये करके अस्पताल में दाखिल किया बाद में. तो मैंने कहा कि पहले तो ऐसे ही चिकित्सा कर रहा था, मैंने कहा कि नहीं, तुम मुझे लाइफस्टाइल भेजो. तो लाइफस्टाइल जैसे प्राप्त हुई, तो पता चला कि ये बहुत ही बिगड़ी लाइफस्टाइल है. वैसे यंग आदमी था, 25-26 की उम्र होगी, 27 की. लेकिन इतनी सीरियस कंडीशन क्यों आई? तो रात्र उजागरण, देर से खाना, देर से सोना वगैरह वगैरह, ये सब काफी वर्षों से प्रचलन में था. तो इस प्रकार की अगर लाइफस्टाइल वर्षों से है तो निश्चित है कि आपको इमरजेंसी आएगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है इस सभी में. तो सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए आगे जाना है. केवल रक्षित है तो इसलिए दाक्षा वगैरह का इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन मूल रूप से पहले से क्या क्या संप्राप्ति हुई है वो भी जान देना बहुत जरूरी है, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी है. कोविड के रोगण कार्य से ज्यादा मर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, या मानसिक आघात ज्यादा कारणीभूत वही है. डिप्रेशन हो जाता है, विषाद रोग वर्धना, इसके जरिए ये मौत होती है. परिहार्य विशेषण मानस दुख है. अब मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, ये चिंता सताते रहती है. अगर मैं मर जाऊं तो क्या करेंगे, और वास्तव में मर जाते हैं. तो अगर हमें अच्छा ही सोचना है, फाइब्रोसिस इज थिकनिंग ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स which रोगाधिकार medicines can reduce this thickening. हमारे हिसाब में आम और कफ ये भी कारण है. तो कास का भी निदान कर हो सकता है, श्वास का भी हो सकता है, ज्वर का भी हो सकता है. हर मरीज के अनुसार अलग अलग इस प्रकार का रहेगा. और फाइब्रोसिस बन जाएगा तो इलास्टिसिटी चली जाएगी, ये सबसे अहम मुद्दा. और इलास्टिसिटी चली जाएगी तो इनसफिशियंसी होगी, कार्डियक श्वसन की जो है वो ऑक्सीजन की कमी होगी इस प्रकार से. और फिर ये
कार्डियक अरेस्ट, इसका क्या हो सकता है? Can we use labor? How will they work? By doing pachana? Yes. सभी तरीके से आयुर्वेद उपयोग में आया नहीं है, इसलिए ये दिक्कत है। प्रक्रिया लक्षण असताना मानस भाव have been कीनसत्व असेल तर क्या काय वापरावे? हाँ, अब ये ऐसा है कि अगर पल्स बहुत ही कम हो गई हो, फीवर हो गई हो, बीपी डाउन हो गया है, तो लक्ष्मी विलास त्रिलोक इन प्रकार के औषधियों से फायदा हुआ है, ये काफी मरीजों ने देखा है। तो सोच समझकर निर्णय करो, अवस्था को ध्यान जानो और फिर इसके आधार पर ही चिकित्सा करो। संप्रति संप्राप्त है प्रतिव्याधि व्यक्ति भिन्नायाः सर्वत्र व्याधौ तत्प्रयोजना भावान्न दोषो न भेदो वक्तव्यः। यस्तु उपयुक्तो भवति संप्राप्ति विशेषातः व्यवधास्य एव स यथा यथा अतः स यथा भवताम् स यथा प्रकृता प्रविशामश्य इत्यादीनां अतः सर्वसंप्राप्त्यं विधातु न्यूनता दोषपरिहारार्थं सर्वव्याधि साधारणं संप्राप्ति विवरणम् आसामि। ठीक है, रुकते हैं यहीं पे, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं किल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवनेतां च प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो। एक ही द्रव्य के बारे में मत सोचो, जितने भी प्रयोग कर सकते हैं उन सभी का प्रयोग कर करेंगे। विवरण देते हैं व्याख्यान में लगाया।